प्राचीन काल की बात है। दो राजा जो बचपन के मित्र थे, एक दिन महल में मिले। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। अरे मित्र, ये कितने सौभाग्य की बात है कि हम दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ली, एक साथ बड़े हुए और एक साथ अपने अपने राज्य के राजा बने। हाँ, और अब ये देखो कि हम दोनों एक ही दिन पिता भी बने हैं। हाँ, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और मेरे यहाँ पुत्री का। हाँ। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो एक ही विचार दोनों के मन में कौंध गया हो। मित्र, क्यों न हम अभी से तय कर लें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, हमारे बच्चों का विवाह। हाँ। मित्र, अब जब हमने ये शुभ निर्णय ले ही लिया है तो क्यों न पहले गुरुदेव का आशीर्वाद ले आए। क्यों? चलो। दोनों राजा घने वन के रास्ते गुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने आश्रम की पवित्र भूमि में प्रवेश किया। आओ वत्सों, आओ आओ। इतने वर्षों के बाद अचानक कैसे याद आ गई? गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। हाँ गुरुदेव, हमेशा। गुरुदेव, हम दोनों पिता बने हैं और हमने तय किया है कि हमारे बच्चों का विवाह आपके आशीर्वाद से होगा। तुम दोनों की मित्रता को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ये संबंध और भी मधुर होगा। रुक जाओ पुत्रों, मुझे भविष्य के गर्भ में झांक कर देखने दो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे बच्चों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने देखा कि राजकुमार की मंडप में हत्या हो जाती है। हाँ, वत्सों, मैंने भविष्य में झांक कर देखा है। राजकुमार का भाग्य तो शुभ है, परंतु राजकुमारी के भाग्य में एक दुखद घटना लिखी है। विवाह के फेरों के समय ही पति की मृत्यु का योग बन रहा है। यह सुनकर दोनों राजाओं के चेहरे पर चिंता छा गई। तो फिर इस विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मित्र के पुत्र की जान जोखिम में नहीं डाल सकता गुरुदेव। नहीं मित्र, मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। ये विवाह होकर ही रहेगा। गुरुदेव, आप कृपया करके कोई उपाय बताइए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कोई न कोई तो उपाय होगा ही। गुरुदेव वापस ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर ध्यान करने के बाद गुरुदेव पुनः बोल पड़े। एक उपाय है। इन दोनों बच्चों को 20 वर्ष तक अलग अलग रहना होगा और इस दौरान आप दोनों राजाओं को भी अपने सभी संपर्क तोड़ने होंगे। दोनों राजा यह सुनकर दुखी हुए, पर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सहमत हो गए। समय पंख लगाकर उड़ता गया और 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष पूरे होने पर राजकुमार के पिता गुरु के आश्रम पहुँचे। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आज पूरे 20 वर्ष हो गए हैं गुरुदेव। हाँ, 20 वर्ष तो हो गए। अब एक कार्य और करना होगा। तुम अपने पुत्र को अकेले राजकुमारी के राज्य में भेज दो। वो वहां जाकर अपनी पत्नी से विवाह करके उसे ले आएगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम या और कोई भी व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं हो सकता। केवल तुम्हारा पुत्र ही जाएगा। ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। राजा अपने पुत्र के साथ महल लौट आए। कुछ समय बाद राजकुमारी के पिता गुरु के आश्रम पहुँचे। आओ राजन, आओ 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 आओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। राजकुमार तुम्हारी पुत्री से विवाह करने आने वाला है। रुको, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से एक बार फिर से देख लेने दो कि सब कुशल तो है। गुरुदेव ने आंखें बंद कर लीं।
कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हाँ, क्षमा करें राजन, पर यह विवाह अभी भी संभव नहीं लग रहा है। मैं देख रहा हूँ एक मोची है जो राजकुमार को फेरों के समय पर तीर मारकर उनकी हत्या कर देगा और फिर राजकुमारी से विवाह कर लेगा। क्या? हे भगवान, मेरी पुत्री की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई है, लेकिन मैं ऐसे अपनी पुत्री की खुशियों को किसी मोची के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, मुझे आप बस इतना बताइए कि वो मोची इस समय पर कहाँ मिलेगा, बाकी मैं देख लूंगा। गुरुदेव ने मोची के बैठने का स्थान बता दिया। राजन, अगर मोची को आप देख लेंगे तो अब सब कुछ मंगलमय दिख रहा है। गुरुदेव ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्से पर नक्काशी की हुई थी और उस पर कई जगह लोहे की पट्टियां जड़ी हुई थीं। साथ में एक पीला पड़ा पुराना नक्शा भी निकाला। गुरुदेव, क्या है इस बक्से में? राजन, अगर राजकुमार इस बक्से को खोलने में कामयाब हो जाएं, तो पक्का उनका विवाह संपन्न होगा। इस बक्से में एक पवित्र मंगल सूत्र है जो इनके विवाह में कोई बाधा नहीं आने देगा। राजा ने आदर से बक्सा और नक्शा लिया और अपने महल में पहुंचकर अपने कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया। लकड़ी का वह प्राचीन बक्सा अपने में कई राज छिपाए हुए था। हाँ, बस राजकुमार इस बक्से को खोल ले। अब उस मोची की बारी है जो मेरी बेटी की खुशियों में बाधा बनने वाला है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजा कुछ सैनिकों को लेकर मोची के स्थान की ओर बढ़े। मोची अपनी दुकान पर जूते सी रहा था। हे दुष्ट मोची, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे होने वाले दामाद की हत्या करेगा? बोल। पर महाराज, मैंने ऐसा कब किया? हे, बात मत बना। सैनिकों! राजा के इशारे पर सैनिकों ने मोची को पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गए। वहाँ एक पेड़ से उसे उल्टा लटका दिया गया। यही तेरी सजा है। अब तू यहाँ ऐसे ही लटक कर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना। राजा और उनके सैनिक वहाँ से चले गए, मोची को उसके हाल पर छोड़ते हुए। जंगल में सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर राजकुमारी अपने आप से बात कर रही थी। हाँ, ये पिताजी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी शादी उससे करा रहे हैं जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैंने तय कर लिया है। राजकुमार के महल में आते ही मैं पिताजी से कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। और घने जंगल के बीच राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर राज्य में प्रवेश करने वाले थे। अरे ये क्या है? मेरे जूते को भी अभी ही फटना था। हाँ, अभी मैं शादी के लिए जा रहा हूँ और मेरा जूता ही फट गया। क्या करूँ? राजकुमार का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, जबकि सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर उस पर पड़ रही थीं। अचानक वन की गहरी शांति एक दर्द भरी पुकार से टूटती है। अरे कोई तो मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। कोई है क्या? हैं? ये कैसी आवाज है? इतने घने जंगल में भला मदद के लिए कौन पुकार रहा है? चलो, मुझे चलकर देखना चाहिए। राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। अरे तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ ऐसे किसने लटकाया है? है राजकुमार, देखिए राजा ने मुझे कैसी सजा दी है। मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ। अरे हाँ, ठीक है, तुम निर्दोष हो, तो फिर ये सब कुछ हुआ क्यों? राजा को लगता है कि मैं उनके होने वाले दामाद की हत्या कर दूंगा, इसीलिए मुझे यहाँ
उल्टा लटका दिया है। अरे विधि का खेल भी कितना विचित्र है। सुनो मित्र, जिस दामाद की सुरक्षा के लिए तुम्हें यह दंड मिला है वो दामाद मैं ही हूं, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजकुमार मोची को पेड़ से उतारता है। हाँ, धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जान बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोची अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर राजकुमार के जूते पर पड़ती है। अरे राजकुमार, आपका जूता ये कैसे फट गया? आप तो शाही परिवार से हैं और फटे जूते में। अब वो क्या करूं मित्र, अब रास्ते में ही फट गया। यही सोच रहा था मैं कि मैं राज दरबार में कैसे जाऊंगा। राजकुमार, भाग्य ने ही तो मेरी भेंट कराई है आपसे। अरे मैं एक मोची हूँ, मोची, और मेरी जेब में अभी भी सुई धागा है। रुकिए 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 रुकिए, मैं अभी आपका जूता ऐसे सी दूंगा ना कि नए जैसा लगेगा। रुकिए। मोची जूते को अच्छी तरह सी देता है। अरे वाह मित्र वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा। राजकुमार, अगर राजा ने मुझे यहाँ देख लिया, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार, एक विनती है कि आप राजा को जाकर के समझाइए ना कि मुझे माफ कर दे। ठीक है मित्र, मैं अवश्य ही तुम्हारे बारे में बात करूंगा। सोच रहा हूँ कि इसी वन में कहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना लो, कम से कम जीवन तो बच जाएगा। चिंता मत करो मित्र, तुमने मेरी मदद की है। मैं राजमहल जाकर तुम्हारी बात राजा से अवश्य ही करूंगा ताकि वो तुम्हें माफ कर दे। ठीक है, चिंता मत करो। आप बहुत दयालु हैं राजकुमार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। हाँ, एक तरीका है जिससे तुम मेरा एहसान चुका सकते हो। हाँ, बताइए ना राजकुमार, मुझसे जो हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो एक काम करो, ये ओम का ताबीज मुझे दे दो, मुझे ये बड़ा पसंद आया। हाँ, जरूर राजकुमार, ये लीजिए। राजकुमार महल की ओर प्रस्थान करते हैं और राजकुमार राजा के कक्ष में प्रवेश करते हैं। राजकुमारी और राजा पहले से ही मौजूद थे। राजकुमारी दरअसल अपने पिता से ये कहने आई थी कि उसे ये विवाह नहीं करना, पर राजकुमार राजकुमारी को पहली नजर में ही पसंद आ गए। राजकुमार को भी राजकुमारी पहली नजर में पसंद आ गई। बेटा, तुम्हारे विवाह का समय निकट आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ, कैसा कार्य महाराज? साधु बाबा ने कहा है कि ये बक्सा खोलना अति आवश्यक है। हाँ, इसमें क्या है पिताजी? इसमें तुम्हारी होने वाली पत्नी का मंगल सूत्र है। और ये देखो, ये एक प्राचीन नक्शा है। देखो। हाँ, ये नक्शा किस लिए है? इस बक्से को खोलने के लिए एक विशेष चाबी चाहिए, एक गोल चाबी, और वो चाबी इस नक्शे में दर्शाई जगह पर छिपी हुई है। ओह, तो मुझे इस गोल चाबी को पाने के लिए इस विशेष नक्शे में बताई गई जगह पर जाना होगा। हाँ बेटा, ये एक परीक्षा भी है और राज्य की आवश्यकता भी। राजकुमार नक्शा लेते हैं और नक्शे में बताई हुई जगह पर निकल पड़ते हैं। हाँ, लगता है मैं नक्शे में बताई हुई जगह पर जा रहा हूँ। हाँ, अब कुछ समय की बात है, उस गोल चाबी को लाते ही मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसे घने जंगल में रहने का कोई अनुभव भी नहीं है। अरे कुछ समय बाद तो शाम भी ढल जाएगी। अरे रे, रात हो जाएगी और मुझे तो डर है
कि कहीं कोई हिंसक पशु आकर मुझे खा ना ले। क्या करूं, क्या करूं? मोची विलाप करता हुआ अपने से बात कर ही रहा था। तभी राजकुमार गोविंद वहां आ पहुंचे। राजकुमार को देखकर मोची को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे मित्र, तुम यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ जंगल में रहने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं। बस बस बस, शांत हो जाओ। आज से तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे साथ ही रहना। हाँ, अब आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है, हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखो मित्र, मैं इस नक्शे से एक गोल वस्तु ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन ये नक्शा सिर्फ इस दिशा तक का रास्ता दिखाता है और उसके बाद एक कुआं दिखाया गया है। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने थोड़ी ही दूर पर एक कुआं देखा है। उससे बड़ी ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। हाँ, शायद हमें वहीं जाना है। अच्छा, अरे तो फिर देर किस बात की? चलो हम चलते हैं उस स्थान पर। दोनों मित्र उस रहस्यमयी कुएं की ओर चल पड़े जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। बाप रे, कितनी विचित्र बात है। इस कुएं से ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आ सकती हैं। राजकुमार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अब क्या आप सच में इसमें उतरना चाहते हैं? मित्र, नक्शे में भी यही कुआं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण कुआं नहीं है। इसके नीचे जरूर कुछ न कुछ तो है। पर राजकुमार, अगर ये बहुत गहरा हुआ तो? घबराओ मत मित्र, याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हर जगह चलोगे, हैं? हाँ राजकुमार, मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। पर पहले आप कूदिए, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। चलिए। हाँ, यही तो है वो साहस जो एक सच्चे मित्र में होना चाहिए। चलो, तैयार हो? जी राजकुमार, हाँ, चलिए, तैयार हूँ। दोनों ने एक आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर राजकुमार ने कुएं में छलांग लगा दी। मोची ने भी बिना देर किए अपने मित्र का अनुसरण किया। कुछ पल की अंधेरी यात्रा के बाद वे एक अद्भुत नए लोक में पहुंच गए, जो कि पृथ्वी लोक से बहुत अलग था। अचानक दो सैनिक उनके सामने प्रकट हुए। ए, तुम धरती लोक से आए हुए मालूम होते हो। चलो, हमारे राजा के पास चलो, चलो। दोनों सैनिक राजकुमार और मोची को एक भव्य महल में ले गए, जहां एक तेजस्वी राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एक राजकुमारी से विवाह करने वाला हूँ। उनके पिता ने एक शर्त रखी है कि मुझे एक विशेष गोल चाबी लानी होगी। उसी चाबी की खोज में यहाँ तक आया हूँ और कुएं में कूदकर आपके राज्य में पहुँच गया। वो गोल वस्तु मेरे पास है, पर ये कोई साधारण चाबी नहीं है। ये एक मायावी राक्षस की है, जो अभी अभी मेरी बेटी को उठा ले गया है। भागते समय ये उससे गिर गई थी और मैंने उसे अपने पास रख लिया। मैं तुम्हें ये चाबी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी बेटी को उस राक्षस से बचाकर लाना होगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं और मेरा मित्र आपकी राजकुमारी को जरूर बचाएंगे। हाँ राजकुमार, हम दोनों मिलकर जरूर सफल होंगे। चलिए। दोनों मित्र राजकुमारी को बचाने निकल पड़े। उनके सामने एक नई खतरनाक चुनौती थी, पर दोनों मित्रों के मन में साहस और विश्वास था। बचाओ, कोई है, बचाओ। दोनों मित्र आवाज की दिशा में दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक जादुई जाल में इंद्र देवता फंसे हुए थे। मैं देवराज इंद्र हूँ। भस्मासुर ने मुझे यहाँ कैद कर लिया है।
वो राजा की पुत्री का अपहरण करके ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इस जादुई जाल में बंद कर दिया है और चला गया। हम आपको इस जाल से निकालेंगे इंद्र देवता जी, आप चिंता न करिए। हाँ, हम अभी इस जाल को काट कर आपको बाहर निकालते हैं, रोकिए। ये कोई साधारण जाल नहीं है, इसे नष्ट करना बहुत कठिन है। केवल मेरे इस विशेष धनुष और तीर से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। आप चिंता न करें इंद्र देवता, हम लोग आपको अवश्य इस जाल से छुड़ाएंगे। मैं अभी धनुष से तीर चलाकर इस जाल को भेद देता हूँ। राजकुमार आत्मविश्वास से भरे हुए धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने धनुष उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, परंतु हाँ, हे भगवान, ये धनुष उठ क्यों नहीं रहा है? बाप रे, ये तो हिल भी नहीं रहा है। इंद्र देवता, मैंने अपनी पूरी ताकत से इस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर ये तो हिला तक नहीं। लगता है क्षमा करें, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलो मित्र, समय बीता जा रहा है, हमें अब चलना चाहिए। इस धनुष को वही उठा सकता है जो महापराक्रमी और साफ मन का पुरुष हो। मुझसे नहीं उठा तो भला अब ये किससे उठेगा? चलो भाई, अब हमें आगे चलना चाहिए। क्यों ना गोविंद को एक मौका दिया जाए। मेरा मित्र, अरे ये तो टोह का एक साधारण सा मोची है, मुझे नहीं लगता कि ये धनुष उठा पाएगा। हाँ तो ठीक है, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है। हाँ ठीक है, अब आप एक बार कहते हैं तो प्रयास कर लिया जाए। चलो मित्र, एक बार प्रयास कर लेते हैं। गोविंद के चेहरे पर न तो घमंड था, न ही कोई दिखावा। जैसे ही उसने धनुष को छुआ, एक चमत्कार हो गया। धनुष जैसे स्वयं ही उसके हाथों में आ गया। सभी के चेहरों पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हाँ, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम इस जाल को काट सकते हो। इन तीरों को चलाकर इस जाल को नष्ट कर दो गोविंद। मोची ने तीर चलाया, जिसके बाद वो जाल नष्ट हो गया और इंद्रदेव आजाद हो गए। वाह 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 वाह, तुम हो सच्चे वीर। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें ये धनुष और तीर देता हूँ। इस धनुष से चलाए गए तीर से उस भस्मासुर की मृत्यु हो जाएगी। दरअसल वो मुझसे वरदान ले बैठा है कि वो सिर्फ मेरे तीर धनुष से ही मर सकता है, और उस तीर को मैं अपने हाथों से नहीं चला सकता। इसीलिए ये संकट आ गया है। गोविंद और राजकुमार इंद्र देवता से आज्ञा लेकर आगे बढ़े और आखिरकार भस्मासुर की गुफा में प्रवेश किया। अब तुम मेरे वश में हो, जल्द ही तुम मेरी रानी बन जाओगी। तुमने बहुत बड़ी भूल की है भस्मासुर। मैं कभी भी तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। तू क्या कर सकती है? मुझे मारना असंभव है। हर वरदान की काट होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुझ जैसे असुर का संहार करने के लिए किसी न किसी रूप में नारायण अवश्य ही आएंगे। ये क्या कर रही है तू? तभी उस जगह राजकुमार और मोची आ पहुँचे। हे दुष्ट, तूने एक स्त्री का अपहरण कर ये अच्छा नहीं किया। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी मृत्यु सिर्फ इंद्रदेव के धनुष और बाण से ही हो सकती है, और इंद्रदेव तो स्वयं मेरा वध नहीं कर सकता। इस पृथ्वी में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि इंद्र का धनुष उठा सके। यानी मैं अमर हो चुका हूं। ए पापी,
मेरे पास जो तीर धनुष है वो देवराज इंद्र का ही है। अब तेरा अंत निश्चित है, रुक जा। इतना कहकर गोविंद राक्षस पर तीर चला देता है। तीर लगते ही राक्षस के शरीर पर आग लग जाती है। राजकुमारी, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, हम आपको महल लेकर चलते हैं। राजकुमारी को महल में पाकर राजा बहुत खुश हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मेरी पुत्री की जान बचाई। ये लीजिए आपकी गोल चाबी। महाराज, इस गोल चाबी को आप मेरे मित्र गोविंद को ही दे दीजिए। इसका असली हकदार वही है। राजा गोविंद को वो गोल चाबी दे देते हैं। राजकुमार और वो मोची राजमहल आते हैं। राजकुमार के साथ उस मोची को देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। हे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत! तू उस रस्सी से बाहर कैसे निकला और मेरे दामाद के साथ क्या कर रहा है? रुक, तुझे मैं अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। शांत 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 हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो जब से मैं आपके राज्य की सीमा में प्रवेश हुआ हूं, मेरे इस मित्र ने मेरी हर रूप से बहुत सहायता की है। और तो और ये गोल चाबी लाना सिर्फ मेरे मित्र गोविंद के लिए ही संभव हो पाया है। जी महाराज। अच्छा, क्या बात है? ऐसा क्या है इस साधारण से मोची में? अब वो तो मुझे नहीं पता। अब आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उस बक्से को खोलें? हाँ हाँ, जल्दी करिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम वो गोल चाबी अपने हाथों से उस बक्से पर लगाओ। ये बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने राजकुमार को कुछ बोलने का साहस नहीं किया। मोची ने उस बक्से को खोल दिया। अरे वाह, ये कितना सुंदर, अद्भुत है ये मंगलसूत्र। वाह 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 वाह। राजकुमार, चलिए इस मंगलसूत्र को लेकर मंडप पर चलते हैं। चलिए। जी महाराज, चलिए। अब आखिरकार वो फैसले की घड़ी आ ही चुकी थी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। राजकुमार मंडप में खड़े थे, बस फेरे लेने ही वाले थे। चलो, अंत भला तो सब भला। तभी राजकुमार की जेब में से वो ओम का ताबीज अग्नि में गिर जाता है। ताबीज के अग्नि में गिरते ही मोची गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ए दुष्ट, तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रुक जा। इतना कहकर मोची ने इंद्रधनुष पर बाण चढ़ाए और सीधा राजकुमार को मार दिया। बाण लगते ही राजकुमार एक भयानक असुर में बदल गया। हाँ, अगर ये दानव था तो असली राजकुमार है कौन? तभी साधु बाबा वहाँ प्रकट हुए। असली राजकुमार ये मोची है राजन। सब कुछ जानने के लिए मुझे तुम्हें अतीत में ले जाना होगा। राजकुमार वन के रास्ते राजकुमारी से विवाह करने आ रहे थे। तभी नरकासुर पृथ्वी पर घूमते घूमते राजकुमारी के कक्ष में घुस गया। इसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी, तो राजकुमारी उसे नहीं देख पा रही थी। वो राजकुमारी के प्यार में मोहित हो गया। उसे पता चला कि एक राजकुमार उनसे विवाह करने आने वाला है, तो उसने एक योजना बनाई। वो माया से वन में ऐसा भ्रम पैदा करता है कि एक बच्चे को एक सांप खाने वाला है। राजकुमार ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने बाण चलाया, पर नरकासुर की माया से वो तीर उड़ता हुआ सीधा आकर मेरे पैर पर लगा, जिसके बाद राजकुमार अफसोस करते हुए मेरे पास आ पहुंचे। हे मुनिवर, हे मुनिवर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यहाँ एक असुर है जिसने अपनी माया से मेरे सामने भ्रम पैदा करा था। मैंने बाण ठीक ही चलाया था, पर मेरा जूता फिसल गया। हाँ, जूता फिसल गया तो लो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज से एक मोची के रूप में अपना जीवन बिताओगे। तुम्हारी सारी याददाश्त भी मिट जाएगी। अभी राजा के प्रकोप से तू थोड़ी देर में ही जंगल में उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा।
तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आने का एक ही तरीका होगा। जब तुम्हारे इस गले के ताबीज को अग्नि में डाला जाएगा तो तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आएगी। अच्छा बेवकूफ बनाया इस राजकुमार को। अब सबसे पहले राजकुमार का भेष लेकर इसके पास जाता हूँ। इसका भरोसा जीतकर वो ताबीज अपने पास रख लेता हूँ ताकि ये कभी ठीक ना हो पाए। नरकासुर को लगा था कि उसने मुझे और राजकुमार को बेवकूफ बनाने की चाल चली है, पर वो ये नहीं जानता था कि मैं राजकुमारी के ऊपर के श्राप का सहारा लेकर नरकासुर और उसके भाई भस्मासुर दोनों का वध करने वाला था। मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ था जब बक्से की गोल चाबी वाली बात सुनी। दरअसल हम दोनों भाई ऐसे ताबीज के साथ पैदा हुए थे, और अगर हम दोनों ने गलती से भी एक दूसरे की ताबीज को छू लिया होता, हमारा सारा जादू नष्ट हो जाता। इसीलिए मैंने राजकुमार गोविंद की सहायता ली और उस ताबीज को बिना छुए मंगल सूत्र के बक्से को खुलवा लिया। वाह वाह वाह, वैसे तो तुम बड़े चतुर थे, पर तुम्हारा अंत बुरा ही हुआ और इस बार भी सच्चाई की ही जीत हुई।